अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आज हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 3 है, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। तो आप अगर यूट्यूब पे आप आए हैं और आप ये टॉपिक अगर सर्च कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अपने डिफरेंट किसी टॉपिक को देखें, चूँकि आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है, फिर स्केलर और वेक्टर फंक्शन क्या होते हैं, आपको ये बताया जाएगा स्केलर फंक्शन क्या होता है और वेक्टर फंक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद डोमेन और रेंज के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आम फंक्शन की डोमेन और रेंज जो कि हम जैसे कोई वेक्टर फंक्शन नहीं होता उसकी भी बताऊंगा, और वो जो वेक्टर के साथ यानी डोमेन और रेंज का क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। अच्छा, यहाँ हम स्टडी करेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी को, लेकिन वेक्टर फंक्शन की लिमिट और कंटिन्यूटी को, लेकिन इन चीज़ों को बेस बना के हम करेंगे। बेसिक जो लिमिट और कंटिन्यूटी आप जानते हैं उसकी बेस पे, और उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको बेसिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी उस प्रॉब्लम का मसला हल हो जाए। तो ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और इसके साथ साथ विद एग्जांपल्स होंगी, और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस लेक्चर के देखने के बाद आप जब भी कोई वेक्टर फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेना, इंटीग्रेशन और उसकी इंटीग्रेशन के बारे में अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको इन फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, और इस तरह का कोई चैप्टर अगर आपकी बुक में है तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से क्या मुराद है, याद रखें कि एक होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन के जैसे आपको सवाल दिया गया है y = 2x + 3x³, तो आपसे कहा यह जाता है कि इसका डेरिवेटिव लें, तो आप लोग ले लेते हैं। या फिर किसी क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा जाता है इसकी इंटीग्रेशन करें, तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है या डेरिवेटिव लेना पड़ता है। उसी चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे किस लिहाज से, वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। तो हमें जब कोई फंक्शन दिया होता है तो उसको जानने के लिए कोई भी सवाल दिया हो तो वो सवाल दो तरह से हो सकता है, या तो वो वेक्टर फंक्शन होता है या फिर वो स्केलर फंक्शन होता है। अब वेक्टर और स्केलर फंक्शन में क्या फ़र्क है, आपसे ये कहा गया है 2x + 3y, तो ये एक जो फंक्शन दिया गया है ये f फंक्शन है और ये डिपेंड कर रहा है x और y पे। ये कोई f फंक्शन है और ये डिपेंड कर रहा है x और y पे, और इसकी वैल्यू है 2x + 3y। ये एक स्केलर फंक्शन है। इसको स्केलर फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि इसके साथ i और j के नहीं लिखा हुआ। अगर इसी फंक्शन को मैं एक्सप्रेस करूं f(x, y) में और इसके साथ लिख दूं 2xi + 3yj, तो ये जो है मेरे पास फंक्शन है ये स्केलर फंक्शन है। होप्स हो कि आप वेक्टर फंक्शन है और इसको वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो आपको वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन का पता है। जो आप डेरिवेटिव लेते हैं, जिस तरीके से वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग स्केलर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते हैं। और जो हम यहाँ पे साथ में यूनिट वेक्टर i और j ले रहे होते हैं वो इसी तरह मौजूद रहता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि ये जो क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव लें, तो आप लोग कैसे डेरिवेटिव लेते थे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात ये कि आपको मैं एक सिंपल फंक्शन लेके पहले डेरिवेटिव बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमें ये फंक्शन दिया है f(x) = 2x² + 7x। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो f(x) = 4x + 7, तो ये इसका डेरिवेटिव है। लेकिन अगर यही सवाल वेक्टर फंक्शन में होता, यहाँ i और j होता साथ में, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, सेम डेरिवेटिव होता, लेकिन टर्म के साथ i और j आ जाना था। तो आपने यहाँ से ये बात अंडरस्टैंड की कि जब हम टर्म के साथ i j लिखते हैं तो वो वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है। क्योंकि अब ये वेक्टर फंक्शन है तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है, और स्केलर फंक्शन का ये फ़र्क है। अब मेन हमारा क्वेश्चन है कि जब कोई डोमेन और रेंज की पता कैसे की जाती है,
किसी वेक्टर फंक्शन की। तो वेक्टर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर फंक्शन की डोमेन और रेंज। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक आई और एक जे कंपोनेंट। आपको इसकी डोमेन चाहिए। तो याद रखें, डोमेन जब भी आप सोचते हैं तो उसमें 2-3 पॉइंट सोचे जाते हैं डोमेन निकालने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम x की जगह सबसे पहले 2x वाला कंपोनेंट चेक करें। तो आप x की जगह क्या क्या पुट करेंगे तो आंसर जो है वो अनडिफाइन होने हो रहा है। तो अब आपको पता है कि या फिर आंसर जो है अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि अगर हाँ इस x की जगह हम कोई भी नंबर रखते हैं तो ये अनडिफाइन नहीं होता। अनडिफाइन तब होता अगर ये नीचे होता, तो इसकी जगह अगर हम 0 रखते तो 0 पे ये अनडिफाइन हो जाता। तो इसलिए आपसे ये पता चला कि ये जो गिवन फंक्शन है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये आर रियल नंबर के ऊपर जो है वो इसकी डोमेन आर रियल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पुट करने से ये अनडिफाइन हो रहा हो। पार्ट का दूसरे हिस्से को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है y। आपको पता है कि यहाँ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो y की जगह सब्स्टिट्यूट करने से y अनडिफाइन हो रहा हो। तो इसका भी जो है रियल नंबर ही इसकी डोमेन है। तो इससे पता ये चला कि इसकी ओवरऑल डोमेन देखी जाए तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो ओवरऑल सवाल जो है इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अभी हम इस क्वेश्चन में रेंज की अगर बात करें, डोमेन जो है वो आपके पास है, डोमेन इस क्वेश्चन की हमारे पास जो आ रही है वो है डोमेन ऑफ एफ वेक्टर जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। यू शुड कीप इन योर माइंड कि जो रियल नंबर होता है इसको हम लोग इस तरह भी लिख देते हैं, -∞ to ∞, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इन तीनों तरीकों से इसे लिखा जा सकता है। तो रियल नंबर जो है इसकी डोमेन है। ये ओपन इंटरवल हैं, इनकी केयर कीजिएगा। याद रखेंगे हमेशा जो ओपन इंटरवल होते हैं, ये ओपन इंटरवल जो होता है वो हमेशा उसका मीनिंग होता है ये नंबर और वो नंबर इंक्लूड नहीं है, उसके अंदर वाले नंबर इंक्लूड हैं। और ये भी ओपन इंटरवल है, ये दोनों सेम है, इसको भी ओपन इंटरवल कहते हैं और इसको भी ओपन इंटरवल है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इसकी इसी फंक्शन की रेंज क्या होगी। जब हम रेंज निकालते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं उस वक़्त इस बात पे कि इसका पॉसिबल आंसर क्या आएगा, जवाब क्या आएगा जब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो आप अगर सोचें तो जब हम यहाँ रियल नंबर और यहाँ रियल नंबर पुट करेंगे तो जवाब 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, इन्फिनिटी से कम कुछ भी, -1 यानी कुछ भी आ सकता है। तो इन दैट केस हमें पता ये चला कि इसका आंसर जो है, इसकी रेंज जो है कुछ भी रियल नंबर में से आ सकती है। तो आपको 1-2 ऐसी और मैं मज़ीद एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको डोमेन और, तो हम एक और प्रॉब्लम लेके हम इसके साथ ये करना चाहते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। सपोज़ हमें एक फंक्शन ऐसे दिया गया है, कोई वेक्टर फंक्शन है और f है और ये डिपेंड कर रहा है ओनली x पे, और ये वैल्यू इक्वल है √xi प्लस 2j पे। आपसे ये कहा गया है कि आप इसकी डोमेन और रेंज बताएं। डोमेन हमें चाहिए किसकी, वेक्टर फंक्शन की। तो हमने ऐसे सोचना शुरू करना है कि हम इस r की जगह, यहाँ 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो √x है इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। यानी आप ये सोचें कि √x जो है ये अनडिफाइन कब हो रहा है, अनडिफाइन। तो आप ये कहते हैं कि ये अनडिफाइन तो किसी भी वैल्यू पे नहीं होता। अनडिफाइन मीन के एक होता है इन्फिनिटी अनदर थिंग है, आपको अनडिफाइन का पता हो। तो एक तो ये है, और सेकेंडली ये कि इसमें कब ये इमेजिनरी आ जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ नेगेटिव नंबर रखें तो इमेजिनरी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, यानी कि 0 से कम नंबर यहाँ पे नहीं रखे जा सकते। और यहाँ पे तो कुछ पुट ही नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ओवरऑल अगर मिलाएं तो ये वाला जो क्वेश्चन है
इसका ये वाला पार्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो हम रख सकते हैं इसकी जगह, लेकिन इसकी जगह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन की जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। पॉजिटिव रियल नंबर को दूसरे अल्फाज में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस गिवन प्रॉब्लम की डोमेन है। अब स्टूडेंट आपने सोचना है इसकी रेंज क्या पॉसिबल है। तो रेंज में आप देखें तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो 2 आएगा जब यहाँ 0 होगा, या नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में आने का, और इसका आंसर किसी भी सूरत में 2 से कम नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से मौजूद है, तो 2 की वजह से अगर यहाँ 0 है तो आंसर 2 आएगा, यहाँ पे अगर 1 निकलता है तो आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका कम से कम आंसर जो है, जो रेंज है इस क्वेश्चन की, इस वेक्टर फंक्शन की, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास जस्ट 2 रियल नंबर तमाम होंगे, आ सकते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होंगे। तो ये हमारे पास इसकी रेंज निकली है। होप सो कि आप ये समझ गए होंगे कि जब हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है आज के इस लेक्चर का जो पार्ट है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम बात करते हैं कि लिमिट और कंटिन्यूटी। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि लिमिट, अगर आप लिमिट के बारे में अच्छा नहीं जानते तो मेरी वीडियो लेक्चर जो हैं लिमिट्स के बारे में एक कंप्लीट जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। तो लिमिट क्या चीज़ है, लिमिट और कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, यहाँ हम जस्ट इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इसके यानी कि इसकी बेसिक पे नहीं जा रहे, जो कि अक्सर स्टूडेंट नहीं जानते होते कि लिमिट क्या चीज़ है। तो आप मेरे इस वीडियो से देख सकते हैं जहाँ मैंने लिमिट को एक्सप्लेन किया हुआ है, चूँकि वो सिंगल टॉपिक जो है लिमिट के ऊपर होगा, या फिर आप कंटिन्यूटी को भी वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये कि अभी आप अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो लिमिट क्या चीज़ है, कंटिन्यूटी क्या चीज़ है ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो अब आपसे ये लिमिट हम बिल्कुल वैसे ही लेते हैं जैसे हमें कोई वेक्टर फंक्शन दिया गया है और उसके साथ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सपोज 0 है, और वेक्टर फंक्शन में एफ ऑफ एक्स है और ये इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे फंक्शन हमें गिवन है 2x² i प्लस 3xj, ये हमें को वेक्टर गिवन फंक्शन गिवन है। तो जब आपको पता है कि जब हम लिमिट यूज़ करते हैं, अगर क्वेश्चन अनडिफाइंड ना हो रहा हो तो देन लिमिट को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो ये आ जाता है 2 × 0 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 × 0 इंटू जे। तो आंसर आ जाएगा 0 i प्लस 0 j, ओवरऑल ये आएगा 0 वेक्टर। तो हमें ये पता चला कि वेक्टर फंक्शन का आंसर एक वेक्टर ही आया, 0 वेक्टर। तो अब हमारे पास है कि हम लिमिट कैसे लेते हैं। लिमिट बिल्कुल वैसे ही ली जाती है जिस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आपकी मेजरमेंट्स जो हो रही होती हैं वो जिस तरह आम लिमिट्स की कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से वेक्टर फंक्शन की भी लिमिट ली जाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे और उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।